प्रशांत महासागर का जलधारा पढ़े थे, और जिस ऑर्डर में पढ़े हो इसी ऑर्डर में याद भी रखोगे, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें मैप पर, तो सबसे पहले उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर में पढ़े थे। उत्तरी प्रशांत महासागर में ये कौन सी है? उत्तर विषुवतीय धारा, गर्म एक ठंडी है, गर्म है। इसके बाद ऊपर जाएंगे तो क्यूरोसिवो, जापान के पूरब साइड या पश्चिम साइड? पूरब साइड। क्यूरोसिवो गर्म है ठंडी है? गर्म है। कभी कभी एक धारा बन जाती है, इसको नाम है सुशीमा, जो जापान के पश्चिम साइड है। उसके बाद और ऊपर जाके फिर मुड़ने लगती है, क्या नाम है? उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा। ये एक और ऊपर जाती है अलास्का की तरफ, जो कि अलास्का की जलधारा है, वो भी कैसी है? गर्म। अब ऊपर से आ रही है ठंडी, ओयासीबो क्यूराइल, ओयासीबो क्यूराइल, ठीक है। ओयासीबो गई अकोटस की तरफ, इसीलिए कई बार उसको कहते हैं अकोटस की जलधारा, और उसी का एक शाखा इधर निकल के आ जाता है अमेरिका की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूराइल की जलधारा, ठीक है। ये क्यूराइल की जलधारा जब अमेरिका की तट पे पहुंचती है, तब क्या कहलाने लगती है? कैलिफोर्निया की जलधारा। क्या कहलाती है? कैलिफोर्निया की जलधारा। कैसी है? गर्म या ठंडी? ठंडी। और फिर वो वापस आ जाती है भूमध्य रेखा तक, कहानी हो गया खत्म। अब अगर नीचे जाएंगे तो नीचे वाला सबसे ऊपर कौन है? दक्षिण विषुवतीय जलधारा, गर्म या ठंडी? गर्म। उसके बाद ये मुड़ेगी किस तरफ? ऑस्ट्रेलिया की तरफ। पूर्वी या पश्चिमी? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी है, ध्यान से इसलिए समझना, हम लोग को रटना थोड़ी ना। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये इसका पूर्वी साइड, ये पश्चिमी साइड। तो पश्चिमी साइड है हिंद महासागर में, और पूर्वी साइड है प्रशांत महासागर में। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म या ठंडी? गर्म, ठीक है। उसके बाद ये मुड़ जाती है, होना चाहिए था इसको गर्म, लेकिन नीचे एक जलधारा चलती है, उसका नाम है अटलांटिक की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा। क्या नाम है? अंटार्कटिका की जलधारा, ठीक है। इसके वजह से ये जो मुड़ी जलधारा, ये गर्म ना होके क्या हो जाती है? ठंडी। उसके बाद ये फिर ऊपर चढ़ती है, जिसका नाम है पेरू की जलधारा या पेरुवियन की जलधारा, या इसका एक अन्य नाम है हम्बोल्ट की जलधारा। यह है सामान्य तरीके से चलते रहता है, लेकिन 2 से 7 वर्षों के अंतराल पे एक खास प्रकार की जलधारा का निर्माण होता है, जिसका क्या नाम है? एल नीनो। गर्म या ठंडी? गर्म जलधारा। एल नीनो का नामकरण किसने किया? कहाँ के मछुआरों ने? पेरू के मछुआरों ने। वर्ड कैसा है? किस भाषा का शब्द है? स्पेनिश भाषा का शब्द है, ठीक है। अगर पूछा जाए इसका अर्थ क्या होता है, तो बेबी क्राइस्ट या बेबी बॉय, ठीक है, छोटा बच्चा, या क्राइस्ट जब छोटे बच्चे थे वो उस नाम से किया है। उत्पत्ति इसकी कब होती है? क्रिसमस के समय। कब होती है? क्रिसमस के समय, यानी दिसंबर महीनों में, ठीक है। और ये अपने क्षेत्र में, यानी जहां उत्पत्ति हुई है दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्र में, पेरू के पास इसका उत्पत्ति होता है। उत्पत्ति के जगह पर, यानी उस साइड में, ये क्या लाएगा? अधिक वर्षा या सूखा? बाढ़ लाएगा। क्या लाएगा? बाढ़। तो क्या भारतीय मानसून पर इसका असर होता है? क्या होता है? मानसून कमजोर या मानसून उच्च? मानसून कमजोर, मानसून कमजोर। इसलिए भारतीय क्षेत्र में क्या जाता है? सूखा। इसका जस्ट अपोजिट वाला एक जो फैक्टर है, उसका नाम है लानीना, जिसका मतलब होता है क्रिसमस की छोटी बहन, मतलब क्राइस्ट की छोटी बहन, या लिटिल सिस्टर, या लिटिल गर्ल, ठीक है। और इसका नेचर होगा बिल्कुल उलट। एल नीनो गर्म था, तो ये होगा, ये होगी ठंडी, ठीक है। एल नीनो जो है, एल नीनो सूखा ला रहा था, तो ये क्या लाएगी? बाढ़, ठीक है। एल नीनो के समय में व्यापारिक कंपनियां क्या हो रही थी? कमजोर। तो इसके समय में व्यापारिक कंपनियां हो जाती काफी मजबूत, ठीक है। अगर पूछा जाए असर, तो असर इसका लगभग 2 से 3 वर्ष तक रह सकता है, और एल नीनो का असर लगभग 1 साल तक रह सकता है। ये सब हम लोग पढ़े हुए थे। इस पूरे चक्र को क्या कहते हैं? जो एल नीनो और ला नीनो का चक्र है, क्या कहलाता है? ENSO, ठीक है। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। क्या है इसका? एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये सब हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है अटलांटिक महासागर की जलधारा, और उसके बाद हिंद महासागर की जलधारा, और ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त। सबसे अधिक जो जलधारा हम लोग पढ़ते हैं वो किसमें पढ़ते हैं? अटलांटिक महासागर में। इसमें काफी सारे नाम है, इसलिए याद रखोगे। इसलिए हम बोले थे कल वाला कल ही खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो मिक्स होना तो लाजमी है, बाद में मिक्स होगा ही। इसलिए अभी से अगर क्लैरिटी बढ़ेगा तो बाद में आसानी होगा रिकॉल कर देना, ठीक है। अब दिखा रहे थे यही वाला पोर्शन। ये क्या है? प्रशांत महासागर। और ये क्या है? प्रशांत महासागर। इसी को हम जोड़कर कल तुम लोगों को दिखाए थे। अब यही पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि मैप जो है वो उल्टा होता है, थोड़ा सा पीछे हमको देखना होता है। इसलिए आधा धारा यहाँ पढ़ते हैं और आधा धारा यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन ये सब एकदम देखने में आसानी होता है, क्योंकि यही मैप हमको देखने का आदत है और हम लोग देखे हुए। ये कौन सा महासागर है?
अटलांटिक महासागर, और ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। तो सबसे पहले हम लोग अटलांटिक महासागर का जलधारा देख लेते हैं, ठीक है। अब बताए हुए थे कि एक दो धारा जो हम लोग पढ़ेंगे वो हर जगह एक ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। वो है विषुवत रेखा से ऊपर और विषुवत रेखा से नीचे, इसमें कोई बदलाव आएगा नहीं। इसलिए बोले थे कि एक बार पढ़ना पड़ता है, ये सब बार बार नहीं रटना पड़ता है। इसके जस्ट अपोजिट में जो धारा है, इसके जस्ट अपोजिट में जो धारा है, उसका भी नेचर कैसा होता है? समान। उसका भी नेचर कैसा होगा? समान। मतलब प्रशांत में जो पढ़े उसी तरह का। यहाँ पढ़े थे उत्तरी प्रशांत महासागर, पढ़े थे। यहाँ भी क्या पढ़ेंगे? उत्तरी अटलांटिक। यहाँ पढ़े थे दक्षिणी प्रशांत महासागर, यहाँ भी क्या पढ़ेंगे? दक्षिणी अटलांटिक। कोई बदलाव नहीं है, इसलिए ये सब पूछा भी नहीं जाता है। पूछा जाता है किससे? ये सब जो नाम है इसी सब से पूछा जाता है, नहीं तब तुम कर ही लोगे, ठीक है। और जिसको मैप याद है उसके लिए ये सब आसान हो जाता है। क्या आप कभी भूलोगे ये कौन सी जलधारा है? कौन सी है? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। कौन सी धारा है? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। चाहे प्रशांत में हो चाहे अटलांटिक में हो, दोनों में क्या हो जाएगा? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। दोनों का नेचर क्या हो जाएगा? गर्म, ठीक है। तो उत्तरी उत्तरी विषुवतीय जलधारा का निर्माण हो चुका है। ये ऊपर जाते जाते ये ऊपर मुड़ेगी, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्रक्चर जो है वो काफी विकृत है, दिख रहा है ना। इन्हीं सब के कारण बताए थे कि जलधाराओं पर जो तटीय आकृति है वो भी काफी असर डालता है। इसी वजह से यहाँ पे जलधाराओं हमको कई प्रकार, मतलब कई नाम से मिलेंगे, इसलिए हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है उत्तर विषुवतीय जलधारा, ये इस जगह आकर टूट जाती है। क्या हो जाती है? टूट जाती है। और इस जगह ये दो नाम से अलग अलग कहलाती है। एक का नाम है एंटलीज और एक का नाम है लूप धारा। क्या कहलाती है? एंटलीज या लूप धारा, ठीक है। इस जगह पर ये कैरिबियन का खाड़ी है। क्या है ये? कैरिबियन का खाड़ी। तो कैरिबियन की खाड़ी के पास जो उत्तरी विषुवतीय जलधारा है ये टूट के दो भागों में बढ़ जाती है। एक का नाम है एंटलीज और एक का नाम है लूप धारा। फिर ये दोनों मिलकर फ्लोरिडा की जलधारा में मिल जाती है। क्या हो जाती है? फ्लोरिडा की जलधारा मिल जाती है। यहां से फ्लोरिडा की जलधारा निकल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि उत्तर विषुवतीय जलधारा का निर्माण हुआ और ये बढ़ गई किधर? पूर्व या पश्चिम की तरफ? पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ जब यहाँ पे ये तट से टकराती है तो टकराने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है। क्या नाम है? एक का एंटलीज और एक जब अंदर घुस जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? लूप धारा। यही दोनों मिलकर फिर ये तो धारा यहाँ पे है ही, लेकिन ये दोनों मिलकर एक्स्ट्रा पानी ऐड कर देता है। किसमें? फ्लोरिडा की धारा में। इसीलिए कई बार तुमसे पूछा जाता है कि फ्लोरिडा जलधारा की सहायक जलधारा कौन कौन सी है। ऑब्वियस है, यहां से एक जलधारा निकली, ये टूट गई, फिर मिलकर दूसरे धारा में मिल गई। तो अगर पूछा जाए कि उत्तरी विषुवतीय जलधारा कितने भागों में टूटी है या इसकी कौन कौन सी इसकी शाखा है, तो शाखा कौन कौन है? लूप, एंटलीज और लूप धारा। और अगर पूछा जाए फ्लोरिडा जलधारा की सहायक जलधारा कौन कौन है? कौन कौन है? एंटलीज और लूप। कोई दिक्कत यहाँ समझने में? दोनों उल्टा पुल्टा सवाल पूछा सकता है, ठीक है। तो फिर से रिपीट करते हैं, ये कौन सी? उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर इस खाड़ी क्षेत्र में टकरा कर ये दो भागों में टूटती है। एक का नाम है एंटलीज जलधारा और एक का नाम है लूप जलधारा। बहुत छोटी छोटी जलधारा है, बड़ी जलधारा नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये आगे जाती है तो यहाँ एक अन्य धारा बह रही होती है, इसका नाम है फ्लोरिडा धारा। क्या नाम है? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के पास जो धारा बनी है उसी का नाम है फ्लोरिडा धारा। ये है फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा के पास जो जलधारा बन रही है उसका क्या नाम है? फ्लोरिडा जलधारा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए फ्लोरिडा जलधारा का सहायक जलधारा कौन कौन है? लूप और एंटलीज। ये फ्लोरिडा जब आगे जाती है इस जगह पर यहाँ पे दुनिया का सबसे ताकतवर जलधारा का निर्माण होता है, जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है? अगर पूछा जाए कि सभी महासागरों को मिलाकर सबसे ताकतवर और सबसे अधिक गति वाला जलधारा कौन सा है? कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम। कौन सा? गल्फ स्ट्रीम। इसलिए कोई जलधारा का नाम सुने हो ना सुने हो, लेकिन गल्फ स्ट्रीम का नाम जरूर सुना होगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। कहाँ की जलधारा है गल्फ स्ट्रीम? कहाँ की है? अटलांटिक महासागर की। उत्तरी अटलांटिक या दक्षिणी अटलांटिक? बोलोगे उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ठीक है। अब ये गर्म है कि ठंडी है? गर्म है। ये गर्म है और इसका स्पीड भी काफी अधिक है, ठीक है। ये इतना गर्म है कि इसको यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप का गर्म कंबल। अब बोलोगे ये है तो अमेरिका के पास, तो यूरोप का क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्लो किधर हो रही है? यूरोप की तरफ जा रही है। और यहाँ तुमको दिख रहा है कि आगे चल के ये कई भागों में बिखर जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? यूरोप का गर्म कंबल। अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं, तो गल्फ स्ट्रीम को। किसको कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। ये गल्फ स्ट्रीम जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उत्तरी अटलांटिक जलधारा। क्या कहेंगे? उत्तरी अटलांटिक जलधारा। और फिर ये आगे चल के दो तीन भागों में टूट जाती है इन सारे आकृति के वजह से, ठीक है। जिसमें से एक का नाम है इरमिंजर जलधारा, एक का नाम है नॉर्वे जलधारा और एक का नाम है रेनियल जलधारा।
अब देखोगे तो इस जगह है इरमिंजर सागर। अभी आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे सागर वाला क्षेत्र जब पढ़ेंगे वहां ये अपने आप याद हो जाएगा तुमको। इस जगह हम लोग पढ़े हुए, ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना, ये सब एकदम अच्छे से याद होगा। इस जगह जो सागर उसका नाम है इरमिंजर सागर, इस जगह जो सागर है उसका नाम है ग्रीनलैंड सागर। क्या नाम है? ग्रीनलैंड देख ही रहे हो, इसी के जस्ट पास में इरमिंजर सागर। तो अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ नाम याद रखना। इरमिंजर सागर में जो घुस जाएगी उसको इरमिंजर धारा कह देंगे, ठीक है। नॉर्वे सागर में जो घुस जाएगी उसको क्या कह देंगे? नॉर्वे की जलधारा। अब यहाँ पे जो याद रखने वाला चीज है वो है रेनेल जलधारा। कौन सा है? रेनेल जलधारा। तो इस जगह इसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। क्या कहते हैं? इंग्लिश चैनल। इसके बाद जो दिख रहा है पानी वाला क्षेत्र इसको कहते हैं उत्तरी सागर। क्या कहते हैं? उत्तरी सागर। यहीं से एक सवाल तुमसे बनता है कि बताओ इंग्लिश चैनल होते हुए उत्तरी सागर तक पहुंचने वाली कौन सी जलधारा है? कौन सी जलधारा है? रेनेल जलधारा। और यहीं से फिर ये मुड़ के इधर आ जाती है बिस्केक की खाड़ी में। किसमें आ जाती है? बिस्केक की खाड़ी। तो अभी बहुत ज्यादा अभी डीप नहीं जाना है, अभी बहुत सारा नाम अलग अलग पढ़ लोगे तो लगेगा कि हमको सब याद होगा कि नहीं होगा। जब खाड़ी पे और सागर पे आएंगे तब वहां एक एक करके सब बताएंगे। अभी सिर्फ याद रखना कि इंग्लिश चैनल के पास कौन सी जलधारा बह रही है? रेनेल जलधारा। गर्म है क्या ठंडी है? गर्म है। अच्छा, जब हम लोग सारा पढ़ लेंगे उसके बाद एक लॉजिक निकालेंगे याद रखने का कि हम लोग याद करेंगे सिर्फ ठंडी को। किसको याद करेंगे? ठंडी को। सारे महासागरों का ठंडी जलधारा याद करेंगे। हिंद महासागर में तो 4 जलधारा है, वो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। इसका भी देखोगे ठंडी तुमको कितना दिख रहा है? मात्र 4। प्रशांत में भी 2-3 ही देखा होगा ठंडी जलधारा, क्योंकि इस तरफ जो आती है उसी वही है सिर्फ ठंडी जलधारा, बाकी सब कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। हम लोग ठंडी को बार बार रिपीट करेंगे ताकि दिमाग में ये सेट हो जाए कि ये वाला तो ठंडी ही है, बाकी जो बच जाएगा अगर हमको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम तुक्का लगा के आएंगे गर्म। क्या लगा के आएंगे? गर्म। देखो कोई भी हो, कितना भी ब्रिलियंट बच्चा क्यों ना हो, जब तक ये सब कई बार नहीं बच्चा पढ़ लेता तब तक याद नहीं रहता। और कितना भी पढ़ लो ना, एग्जाम से अगर 10 दिन पहले 15 दिन पहले एक बार रिविजन नहीं किए हो तो एग्जाम में भूलना लाजमी है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो भूलता नहीं है, सब भूलता है। हाँ, अगर तुम रिविजन नहीं कर पाए हो फिर भी एग्जाम में चला गया तो वहां पे कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। हम लोगों को 100% क्या याद होना चाहिए? ठंडी। अगर कोई हमसे नींद में भी पूछे कि बताओ कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी है, तो हमको याद होना चाहिए ठंडी है। पेरू की जलधारा कैसी है? ठंडी है। अब अगर ये दोनों याद है तो हमको बाकी याद रखने में थोड़ा आसानी मिलेगा। और वहां 2 और पढ़े थे प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा, कौन सा? ओयासीबो और क्यूराइल। ओयासीबो और क्यूराइल। क्या इसके अलावा और कोई पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। यानी ये चारों अगर तुमको याद है तो 2-3 जो और जलधारा उसका बचेगा वो सब गर्म हो जाएगा। इसलिए हमारा फोकस हमेशा किस पर रहेगा? ठंडी पर। यहां भी देख रहे हो, एक का नाम है पूर्वी ग्रीनलैंड। क्या नाम है? पूर्वी ग्रीनलैंड। और एक का नाम है लेब्राडोर जलधारा, एक का नाम है केनारी। अगर ये तीनों हम अच्छे से याद कर लें तो बाकी जितना मेरा जलधारा है सब कैसा है? गर्म। अगर दक्षिणी तरफ आएंगे तो बेंगुएला की जलधारा, बस यही खाली पूछेगा और कुछ नहीं, बाकी जो बच गया वो क्या है? गर्म। ऐसे भी बताए हुए कि जलधाराओं का निर्माण अधिक किस तरफ हुआ है? उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। सभी सागरों में हम लोग देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में। हिंद महासागर को मत देखो, हिंद महासागर अब नॉर्मल है, ठीक है, इसका बिहेवियर अब नॉर्मल है, ये अलग है सबसे, ठीक है। बाकी ये दोनों जो हम लोग पढ़े इसमें तुम देखा कि उत्तरी गोलार्ध में यानी उत्तरी सागर जो क्षेत्र है उसमें अधिक जलधाराओं का निर्माण हुआ है। चलो फिर से वापस आते हैं। सबसे पहले पहला जलधारा उत्तरी विषुवतीय जलधारा। आगे चलेगी उत्तरी विषुवतीय जलधारा 2 भागों में टूटेगी, एक का नाम एंटलीज, एक का नाम एंटलीज और एक का नाम लूप धारा, क्योंकि ये घूम जाती है पूरा, एक का नाम लूप धारा। फिर ये दोनों आगे चल के मिल जाती है किस धारा में? फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा कैसी? ठंडी या गर्म? गर्म। सिर्फ रास्ता याद रखना कहां से कहां जा रही है, गर्म और ठंडा अपने आप कर लोगे। आगे चल के यही फ्लोरिडा जलधारा एक अन्य बड़े जलधारा में मिलती है, क्या नाम है उसका? गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है? गल्फ स्ट्रीम। ये सब जो जलधारा है ये सब इस खाड़ी प्रदेश का जलधारा है। मेन जलधारा जो उत्तरी विषुवतीय जलधारा के बाद जो मेन धारा है वो कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम। ये सब तो ऐसे ही बीच बीच में बना है, ये टूट फूट के ये सब बना है, लेकिन मेन धारा यहाँ से मुड़ती है जो वो है गल्फ स्ट्रीम। और ये सब जलधारा सब जाके किसमें मिल जाएगी? फिर गल्फ स्ट्रीम। इसीलिए दुनिया का सबसे ताकतवर जलधारा कहा जाता है किसको? गल्फ स्ट्रीम को। गल्फ स्ट्रीम का नेचर कैसा है? गर्म। गल्फ स्ट्रीम का नेचर गर्म, ठीक है। आगे ये क्या कहलाएगी? आगे बढ़ेगी तो उत्तरी अटलांटिक। और फिर उत्तरी अटलांटिक फिर कई भागों में बढ़ जाती है। कई बार तुमसे दे देगा इरमिंजर जलधारा किसकी शाखा है, वहां उत्तरी अटलांटिक नहीं देगा, क्या आंसर कर दोगे? गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि मुख्य धारा यही थी, इसी से टूट के तो ये बना, ठीक है। 3 भागों में बढ़ती है, इरमिंजर, नॉर्वे, रेनेल। इरमिंजर, नॉर्वे, रेनेल। इरमिंजर सागर की तरफ जो जाएगी इरमिंजर जलधारा, नॉर्वे सागर की तरफ जो जाएगी नॉर्वे की जलधारा, और जो इंग्लिश चैनल की तरफ घुस जाएगी उसका नाम रेनेल जलधारा।
यही तो याद रखना है। कभी पूछेगा क्या नॉर्वे सागर में कौन सी जलधारा प्रवेश करती है, ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा। नॉर्वे सागर है तो नॉर्वे धारा अगर ऑप्शन में है तो वो कर लेंगे, ठीक है। अगर इरमिंजर सागर पूछा है तो इरमिंजर जो जलधारा होगा उसका कर लोगे। इसलिए तुमसे यहाँ से सिर्फ नाम पूछता है, इरमिंजर जलधारा कहाँ की जलधारा है, तो बोलोगे अटलांटिक महासागर की जलधारा है। कैसी है, गर्म या ठंडी, तो गर्म, यही याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन रेनेल में तुमको दो चीज याद रखना पड़ेगा, रेनेल कैसी जलधारा है, गर्म, और कहाँ ये प्रवेश करती है, इंग्लिश चैनल तरफ। इसलिए तुमसे पूछ लेगा कि उत्तरी सागर में प्रवेश करने वाली या इंग्लिश चैनल से होकर उत्तरी सागर में प्रवेश करने वाली कौन सी जलधारा है, कौन सी, रेनेल जलधारा। कौन सी जलधारा, रेनेल जलधारा। फिर से रिपीट करो, सबसे पहला जलधारा उत्तरी विषुवतीय। उत्तरी विषुवतीय जब खाड़ी वाले क्षेत्र में घुसती है तो वहां पे ये दो भागों में बढ़ती है, एक का नाम है एंटलीज और एक का नाम है लूप जलधारा। ये दोनों आगे चल के एक धारा में मिल जाते हैं, उसका नाम है फ्लोरिडा जलधारा। ये हो गया बीच का खाड़ी वाला प्रदेश। लेकिन उत्तरी विषुवतीय जलधारा का मेन जो ब्रांच निकलता है उसका क्या नाम है, गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम आगे चल के जब मुड़ती है तो ये उत्तरी अटलांटिक, और फिर ये तीन भागों में बढ़ती है, इरमिंजर, नॉर्वे, रेनेल। इरमिंजर, नॉर्वे, रेनेल। रेनेल कहां प्रवेश करती है, इंग्लिश चैनल में। इंग्लिश चैनल होते हुए उत्तरी सागर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। नॉर्वे सागर में कौन प्रवेश करती है, नॉर्वे की जलधारा, और इरमिंजर सागर में इरमिंजर की जलधारा। ये सारी कैसी है, गर्म है। अब आते हैं ठंडी पर, ठीक है। तो ठंडी का जो उधर ऊपर से आ रही है जलधारा, वो दो जा रहा है, क्या नाम है, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा और लेब्राडोर जलधारा। सबसे महत्वपूर्ण, जिसको अभी सब पढ़ाने के बाद तीन चार नाम ऐसा है जिसको तुम भूल नहीं सकता है, अगर हल्के क्वेश्चन बनेंगे तो वही बनेंगे। जैसे एक गल्फ स्ट्रीम में बताए, बहुत महत्वपूर्ण है गल्फ स्ट्रीम, मतलब भूल ही नहीं सकता है तुम, इतना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एक ठंडी में सबसे इंपॉर्टेंट है लेब्राडोर। कौन सा है, लेब्राडोर। इसको तो ऐसे भी याद रह जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर। अगर कोई हस्बैंड वाइफ हो तो नाम रखना, याद रखना आसान हो जाएगा। जैसे मान लो दो आदमी का है, दोनों का कनेक्शन तुम देख रहे हो है, कहीं सेटिंग वुटिंग है, तो तुम दोनों को याद रख लोगे अच्छे से, ठीक है। हाँ, उसका राम का सीता से था कनेक्शन, ठीक है, इस तरह से। वैसे ही ये जो है, एक है गर्म और एक है ठंडी जलधारा, ये दोनों का कनेक्शन है आपस में, ठीक है, दोनों जाता है हनीमून पे, ठीक है। तो याद रखोगे गल्फ स्ट्रीम किससे टकरा जाता है, लेब्राडोर से, और टकरा के जो बच्चा पैदा होता है, बड़ा बढ़िया बच्चा पैदा होता है। इस जगह एक क्षेत्र है जिसका नाम है न्यूफाउंडलैंड द्वीप। क्या है, न्यूफाउंडलैंड द्वीप। तो इधर से लेब्राडोर ठंडी और इधर से गल्फ स्ट्रीम गर्म, दोनों के मिलने से उस जगह एक खास वातावरण पैदा होता है, और वो खास वातावरण प्लैंकटन का उत्पत्ति बहुत अधिक बढ़ा देता है। किसका, प्लैंकटन। अब जो ये प्लैंकटन कभी नहीं सुने हो वो जान लो, सिर्फ प्लैंकटन एक तरह का समुद्री वनस्पति है जो कि मछलियों का मुख्य आहार है। क्या है, मछलियों का मुख्य आहार। ऑब्वियस है, खाना उसको ज्यादा मिल रहा है जहाँ, वह मछलियां अधिक होंगे, और अधिक होने के कारण काफी अधिक हो जाती है। इस जगह का जो क्षेत्र है उसका नाम है ग्रैंड बैंक। क्या नाम है, ग्रैंड बैंक। अगर पूछे ग्रैंड बैंक किसका बैंक है, डॉलर का, रुपया का, मछली का, बोलोगे मछली का, ठीक है। जैसे एक बार सवाल पूछा था, किसी बच्चे से सवाल किया गया कि बताओ नागालैंड कहाँ है, बोला इंग्लैंड के पास है, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना, बैंक है तो डॉलर, रुपया, पाउंड ऐसा होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ग्रैंड बैंक किसका बैंक है, मछलियों का बैंक है। कोई बैंक नहीं खोल के रखा, ये लोग सोच रहे अच्छा मछली लॉकर में रखा होगा, वैसा कुछ नहीं, वो क्षेत्र है और वहां पे काफी अधिक मछली उत्पन्न होते हैं। तो अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे अधिक मछली किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है, ग्रैंड बैंक में। कहाँ होता है, ग्रैंड बैंक। अगर किसी क्षेत्र का उत्पादन क्षमता देखा जाए तो दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन, मछलियों के उत्पादन क्षमता है ग्रैंड बैंक का। और ये ग्रैंड बैंक कहाँ वसित है, न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास, जहां पर कौन सी जो धारा मिलती है, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। तो गल्फ स्ट्रीम याद रखना कैसी है, गर्म है, गल्फ स्ट्रीम गर्म, तो लेब्राडोर कैसी होगी, ठंडी जलधारा। तो ये कहानी यहाँ पे है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी जलधारा कौन सी है, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। अब इससे एक सवाल पूछा जाता है कि पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा का निर्माण किस तरफ से हुआ है, आर्कटिक महासागर से या अटलांटिक महासागर की तरफ से। बोलोगे इसका जो आने का दिशा है वो तो अटलांटिक की तरफ है, लेकिन इसका उत्पत्ति किधर हुआ है, आर्कटिक की तरफ। तो ये सब याद हो जाएगा तुमको। ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड की तरफ से ऊपर से नीचे उतर रही है, यानी इसका जो जन्म हुआ होगा वो आर्कटिक क्षेत्र में हुआ होगा। और आर्कटिक क्षेत्र में बताए थे कि बताओ पानी का जो नमकीनपन है, जिसको सैलिनिटी कहते हैं, लवणता कहते हैं हिंदी में, किस महासागर की लवणता सबसे कम है, किसकी सबसे कम है, आर्कटिक महासागर। ऑब्वियस है, आर्कटिक महासागर की तरफ से जो पानी आ रहा है उसका लवणता तो और मतलब उसमें लवणता कम होगा, होगा कि नहीं होगा।
इधर है अटलांटिक जिसकी लवणता क्या है, अधिक है, तो उधर से जो धारा आएगी उसकी लवणता कम होगी। इसलिए अगर तुमसे पूछा जाए कि 4 धारा का नाम दे देगा, पूछेगा इसमें से कम लवणता वाली जलधारा कौन सी है, कौन सी है, पूर्वी ग्रीनलैंड। आर्कटिक तो महासागर ना हुआ जी, जलधारा का नाम, ठीक है। अगर पूछा जाए सारे जलधाराओं का देखोगे, सारा जलधारा अटलांटिक महासागर में है, लेकिन ये जो है ये किधर से आ रही है, आर्कटिक की तरफ से। इसीलिए सभी में से सबसे कम लवणता किसका होगा, पूर्वी ग्रीनलैंड का, क्योंकि आर्कटिक की तरफ से आ रही है, वहां बर्फ वगैरह पिघलता है, उससे ये पानी बन रहा है, या आर्कटिक से पानी आता है उससे बन रहा है। इस वजह से अगर तुमसे दे दे 4 नाम और पूछे इसमें से सबसे कम लवणता वाली जलधारा कौन सी है, कौन सी है, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। अब ये जो इसको समझ में आ गया उसको रटना नहीं पड़ेगा, जो नहीं समझे उसको फिर रटना पड़ेगा, बताओ सबसे कम लवणता वाली जलधारा पूर्वी ग्रीनलैंड, ठीक है। और जो समझ लिया कि पूर्वी ग्रीनलैंड का उत्पत्ति ऊपर से नीचे हो रहा है, और ग्रीनलैंड के ऊपर है आर्कटिक महासागर, ग्रीनलैंड के नीचे है अटलांटिक महासागर, इसीलिए ऊपर से आने वाली जो जलधारा है उसका नेचर कैसा होगा, सैलिनिटी कैसा होगा, कम होगा, अदर के रेस्पेक्ट में, इसका यानी जो लवणता है वो क्या होगा, कम होगा। इसलिए सभी जलधाराओं में सबसे कम लवणता वाली जलधारा पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा है। उसके बाद जब ये जलधारा इधर बढ़ेगी इसी को कहेंगे किनारी जलधारा, यानी जो अफ्रीका वाला प्रदेश है और यूरोप वाला प्रदेश है, इस क्षेत्र में जो ठंडी जलधारा बहती है उसका क्या नाम है, किनारी जलधारा। और किनारी जलधारा कहीं भी कोई भी ठंडी जलधारा है वो हर जगह जानते हो, ठंडी जलधारा जिस एरिया में बहती है उस जगह रेगिस्तान पैदा होता है। क्या पैदा होता है, रेगिस्तान। अभी लास्ट में ये सब करवा देंगे, कौन कौन सा रेगिस्तान मुख्य रूप से याद रखना है तुमको, अभी सिर्फ याद रखना क्या इस जगह कोई रेगिस्तान है कि नहीं है, आगे चल के ये सब अभी देखेंगे, ठीक है। चलो एक बार पूरा लूप फिर से तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए उत्तरी विषुवतीय जलधारा, देख के नहीं बोलना है, दिमाग में रिकॉल करके बोलना है। सबसे पहले उत्तरी विषुवतीय जलधारा, ये ऊपर उठी तो मेन धारा किसका निर्माण हुआ, गल्फ स्ट्रीम, मेन धारा। लेकिन कुछ पानी जो अंदर खाड़ी वाले क्षेत्र में घुसा था वो 2 भागों में बटा था, क्या नाम था, एंटीलीज जलधारा, एंटीलीज द्वीप है उस जगह, इसलिए एंटीलीज जलधारा, और एक घूम जाती है इस कारण से लूप धारा, कौन सी, लूप धारा। फिर ये दोनों आगे जाती है, किसमें मिल जाती है, फ्लोरिडा की जलधारा, और फिर फ्लोरिडा बाहर आ जाएगी और किधर मिल जाएगी, गल्फ स्ट्रीम की तरफ। गल्फ स्ट्रीम जब आगे जाके मुड़ेगा तो इसको क्या कहेंगे, उत्तरी अटलांटिक जलधारा। और उत्तरी अटलांटिक जलधारा वापस 3 भागों में बढ़ जाती है, एक इरविंजर की तरफ, एक नॉर्वे की तरफ, और एक इंग्लिश चैनल की तरफ। इंग्लिश चैनल वाले का नाम है रेनेल की जलधारा, जेम्स रेनेल, नाम सुने हो कभी, जेम्स रेनेल, उन्हीं के नाम पे ये धारा का नाम रखा गया है, रेनेल जलधारा, ठीक है। क्या याद हुआ इतना दूर तक, ये सारी कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा, कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। अच्छा, इसको रूम पे जाके अपने से एक बार खाली पेज पे प्लॉट करना, ठीक है, और वहां जाके याद करना, तब और ज्यादा बढ़िया से याद हो जाएगा, ठीक है। अब गर्मी का कहानी खत्म हो गया, अब ठंडी देखते हैं। तो ठंडी ऊपर से जलधारा जो आ रही थी उसका नाम है पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, कौन सी, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, ठीक है। उसके बाद यही पानी जब आगे चल के इस जगह लेब्राडोर की तरफ घुस जाती है, इसका क्या नाम है, लेब्राडोर जलधारा, क्या नाम है, लेब्राडोर जलधारा, ठीक है। और ये फिर जब आगे आती है तो किस तरफ आएगी, इस तरफ या इस तरफ, तो बोलोगे यूरोप की तरफ और अफ्रीका की तरफ बढ़ेगी, और जब ये मुड़ेगी तो इसी को कहेंगे किनारी जलधारा, क्या कहेंगे, किनारी जलधारा, कौन सी जलधारा, किनारी जलधारा। और यही 3 ठंडी जलधारा तुमको याद रखना है, बाकी सब गर्म है, ऐसे हमको याद रखना है। पूर्वी ग्रीनलैंड कैसी, ठंडी, लेब्राडोर कैसी, ठंडी। लेब्राडोर को तो भूल नहीं सकते हो, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर के टकराने से एक नया क्षेत्र बनता है न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास, जहां पे मछली का उत्पादन अधिक होता है। तो गल्फ स्ट्रीम हमेशा याद रखना गर्म है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है। ऐसे भी अगर भूल जाओ तो सब, हम तो ऐसे बताए हुए तुमको कि क्या ड्रिफ्ट होता है, क्या स्ट्रीम होता है, पर सबके नाम में स्ट्रीम आता है क्या, नहीं, खाली इसी के नाम में तुम देख रहे हो। स्ट्रीम हम लोग नहीं पढ़ के यहाँ पढ़ेंगे स्टीम, क्या पढ़ेंगे, स्टीम। तो स्टीम मतलब क्या होता है, भाप। जब तक गर्म नहीं, स्टीम नहीं सुने हो कभी, सुने हो ना, तो जब तक गर्म नहीं होगा तो स्टीम कैसे निकलेगा, इसलिए गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्टीम है हमारा, स्टीम मतलब भाप निकल रहा है, इसका मतलब हुआ गर्म है, तो ऐसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम अगर गर्म है तो लेब्राडोर कैसी होगी, ठंडी, तो लेब्राडोर ठंडी है, पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी है, और ये जब मुड़ती है तो यहाँ क्या कहलाती है, किनारी की जलधारा। किनारी भी कैसी है, ठंडी है। उंगली पे हमेशा गिनते रहना है ठंडी कितनी है और कौन कौन सी है, बाकी नहीं याद आ रहा है क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, ठीक है। चलो, क्या उत्तरी अटलांटिक का क्लियर हुआ, आए दक्षिणी पर, दक्षिणी पे आओ। ये कौन सी जलधारा है, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। इस सब के नाम में कोई टेंशन ही नहीं है, इसलिए ये सब सिर्फ देखने का है, याद नहीं भी रहेगा तो भी याद रहेगा, टेंशन क्या लेते हो।
ये खाली सिर्फ याद रखना है दिमाग में किस तरह का जलधारा यहाँ है, इसको रटने की कोई आवश्यकता है नहीं, चाहे कोई महासागर दे मार दो यही, ठीक है। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर, सॉरी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा ये है ब्राजील। ये कौन सा देश है? ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। अभी ये जानते हो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, तो ब्राजील के पास ही ये मूर्ति है, इसीलिए इसका नाम है ब्राजील जलधारा। कौन सी? ब्राजील जलधारा, ठीक है। अच्छा, जब पढ़ने लगोगे धीरे 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 मैप अच्छे से याद हो जाएगा, तो तुमको इस फ्लो का साइकिल भी हमेशा याद रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम भूल जाओगे तो कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास कई विकल्प हैं। तीन तरह का बच्चा होता है, हम पहले ही बोले। एक जिसको चीजें समझ में आती है, उसको तो एक बार पढ़ाएंगे वो समझ लेगा सब चीज। दूसरा बच्चा जो समझ सकता है, मेहनत करेगा तो। और तीसरा बच्चा होता है एकदम पूरा ब्लैंक। तो तीसरा वाला तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो हर चीज रटने का प्रयास करेगा। जो मिडिल बच्चा, मेरा ये मानना है कि लगभग 95% बच्चे जो होते हैं वो मिडिल वाले होते हैं, जो पढ़ने के लिए आए हुए हैं। इसलिए अपने आप को उसमें कैसे सुपर करना ये सोचो। अभी हम दो तीन चीज बताए हुए यहाँ पे, खाली रटने के लिए हम कभी नहीं बोलते। हम बोलते हैं लॉजिक है तो वो लगा लो, दिमाग है तो वो भी लगा लो कि कहाँ पे क्या हो सकता है। हम बोले हैं उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ मुड़ेगी? दाएं की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की तरफ। अब जब हम जलधारा का बेस क्या बताएं तुमको, क्या हम बोले हैं यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो? हो सकता है तुमको कोई पढ़ाए बोले कोई यहाँ से स्टार्ट करता होगा, कोई यहाँ से स्टार्ट करता होगा, हमको कोई मतलब नहीं उससे। मेरे पास पढ़ रहे हो, हम जिस तरीके से पढ़ाना है वही पढ़ोगे। हम हमेशा शुरू कहाँ से करते हैं? यहाँ से। यहीं से जलधाराओं का जन्म भी होता है। बोले हैं कि जलधाराओं के जन्म के पीछे जो ये सब सतही जलधारा है, और इसके पीछे मुख्य वजह जो है वो है पवने। क्या है? पवने, एक्सटर्नल फैक्टर में से। और पवनों में भी मुख्य रीजन कौन है? व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने कहाँ चलती है? यहाँ पे। तो इसी के वजह से हम लोग फ्लो क्रिएट किए हैं, और सब क्रिएट करेंगे यहीं से। तो हम बताए हुए पहले भी कि इसको तो कभी भूलना ही नहीं है। व्यापारिक पवने जिस तरफ चल रही है उसी तरफ पानी को भी लेके चलेगी। पृथ्वी अगर पश्चिम से पूर्व घूम रही है तो व्यापारिक पवने किधर चल रही है? पूर्व से पश्चिम। ये दो चीजों का लॉजिक और तथ्य दोनों चीज बता चुके हैं। अब पूर्व से पश्चिम घूम रही जा रही है हवा, तो पानी को भी खींचेगी। और जानते हो कि पानी सीधा चल नहीं सकती है, तो पानी मुड़वे करेगी, क्योंकि हवा भी मुड़ रही है। तो दक्षिणी गोलार्ध में दाएं की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की तरफ, और उत्तरी गोलार्ध में दाएं की तरफ। तो दाएं की तरफ जब मुड़ेगा तो ये जलधारा हम यहीं से क्रिएट करके याद रखे हैं, तो हमको हमेशा पता होगा कि ये गर्म होगी। वैसे यहाँ जब मुड़ेगी तो हमेशा पता होगा ये कैसी होगी? गर्म होगी। दूसरी बात, जो नाम बदल गया उसको तो याद रखना है, लेकिन जिसका नाम स्थान के नाम पे है उसका मैप में अगर याद है तो फिर रटना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ ब्राजील है, ये सबको लगभग याद हो गया होगा कि ब्राजील जो है अटलांटिक महासागर के पूर्व साइड है, पश्चिम साइड है? अटलांटिक महासागर के पूर्व साइड या पश्चिम साइड? तुम लोग को हथौड़ा से मारेंगे हम, ठीक है। यहाँ अगर ये अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर के इस तरफ को क्या कहेंगे? पूर्व, और इसको क्या कहेंगे? पश्चिम। इसमें भी कंफ्यूजन है क्या जी? तो हम हमेशा बोले हैं, देखो कितना चीज तुम लोग को पढ़ाया, सब चीज को रिलेट करोगे तो सब मिलेगा तुमको। ऐसा थोड़ी हम अपने घर से बनाए, जो तथ्य है वही तो पढ़ाए। बोले हैं किसी भी महासागर के पश्चिम साइड हमेशा कौन सी जलधारा बहती है? गर्म जलधारा, ठंडी। देखो ठंडी। किसी भी महासागर के पश्चिम तरफ गर्म जलधारा, किसी भी महासागर के पूर्व तरफ ठंडी जलधारा, किसी महाद्वीप के पूर्व तरफ ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, किसी महाद्वीप के पूर्व तरफ गर्म जलधारा, और किसी महाद्वीप के पश्चिम तरफ ठंडी जलधारा। अब ये चीज नहीं समझ में आ रहा है? देखो समझो, यहाँ पे अगर हम किसी के दाएं हैं तो मेरे वो किधर होगा? नहीं समझ में आया? कि अगर तुम बोल रहे हो कि ये वाला पेन जो है या इसके दाहिने तरफ है ना, तो पेन के ये किस तरफ हुआ? बाएं तरफ। ये तो कॉमन सा सेंस है। ये मूवी सब में भी देखा होगा कि हम दाएं में खड़े हैं, तो किसके दाएं में? तुम्हारे दाएं में कि मेरे दाएं में? दोनों का दाया अलग अलग होगा। अभी अगर हम इधर से खड़े हैं तो मेरा दाया हाथ ये है ना, तुम अपना भी ये हाथ खड़ा करोगे, दाया होगा क्या? मेरे से अगर मैच करोगे तो नहीं, तुमको अपने दाया हाथ इस तरफ से खड़ा करना होगा। यही ऑब्वियस है कि जिधर तुम खड़े रहोगे, जिसके रेस्पेक्ट में बात करोगे उसका चर्चा करेंगे। तो इसी तरह से दाया और बाया यानी पूर्व और पश्चिम हम तो यहीं पे देखते हैं। ये साइड क्या है? ये साइड पूर्व है, ये साइड क्या है? पश्चिम है। और ये है महासागर, तो इसका पूर्व साइड ये हुआ और पश्चिम साइड ये हुआ। लेकिन ये है महाद्वीप, तो महाद्वीप का पूर्व साइड ये हुआ, पश्चिम साइड ये हुआ। आया समझ में? तो महासागर के पूर्व साइड ठंडी जलधारा दिख रहा है, नीला नीला। महासागर के पूर्व साइड में ठंडी जलधारा, और महासागर के पश्चिम तरफ गर्म जलधारा। क्या दिख रहा है? यही पैटर्न। क्या प्रशांत महासागर में यही देखे थे? तो यहीं से ना पढ़ाए तुमको, हम अपना बना के थोड़ी ना पढ़ाए, तो बहती है इसलिए बताए। तो ऐसे भी याद रखोगे, अटलांटिक महासागर के किस तरफ है ब्राजील? पूर्व या पश्चिम? पश्चिम। ये है अटलांटिक महासागर, इस तरफ है साउथ अमेरिका और इस तरफ है अफ्रीका।
तो अफ्रीका वाला हिस्सा पूर्वी क्षेत्र में आएगा, अटलांटिक महासागर के पूर्वी क्षेत्र में, और दक्षिण अमेरिका वाला हिस्सा अटलांटिक महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में। इसीलिए तुम देखो यहाँ काफी सारा रेगिस्तान है। अभी बहुत सारा बच्चा नहीं पढ़े रेगिस्तान, मैप पे ये सब पढ़ाएंगे, सब दिखा दिखा के पढ़ाएंगे। ये देखो उस समय में फिर रिकॉल करवाएंगे, यहाँ ठंडी जलधारा थी ना बेंगुएला, यहाँ थी ना किनारे, इसकी वजह से बना है। तो एक एक करके याद होगा तुमको। यहाँ ये पूरा क्षेत्र देख रहे हो ना, ये पूरा क्षेत्र रेगिस्तान से भरा हुआ है। ये वाला क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र रेगिस्तान से भरा हुआ है। अब देखोगे क्या यहाँ रेगिस्तान है? नहीं है। ऐसा हम नहीं कहते हो नहीं सकता है, हो सकता है, पर अधिकांश संख्या में नहीं हो सकता। इंसान के पास तुम जानते हो, हम बार बार बोलते हैं कि महिला और पुरुष को कंपेयर करते हैं। इंसानों में देखोगे पुरुष जो होता है वो महिला से अधिक ताकतवर होते हैं, पर क्या हमेशा होते हैं? कुछ महिलाएं ऐसी है जो पुरुष से अधिक ताकतवर हो सकती है। वही चीज सिंपल, एक हम लोग अगर ऑन एन एवरेज एक फ्लैट डाटा बोलेंगे तो बोलेंगे किसी भी महाद्वीप के पूर्वी साइड या पश्चिमी साइड, पश्चिमी साइड अधिक क्या होगा? पश्चिमी साइड अधिक रेगिस्तान होगा। किसी भी महासागर के किस तरफ अधिक रेगिस्तान होगा? पूरब के तरफ। महाद्वीप के पश्चिम के तरफ और महासागर के पूरब के तरफ। महासागर का ये पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ रेगिस्तान है। ये वाला महासागर, प्रशांत महासागर का ये पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे रेगिस्तान है। ये वाला महासागर का पूर्वी क्षेत्र है, तो यहाँ पे रेगिस्तान है, काफी सारे रेगिस्तान है, ठीक है। ये हमेशा देखने को मिलेगा हमको, ठीक है। और ये सब चीज को जब तक कनेक्ट नहीं करोगे तब तक सब बिखरा बिखरा नजर आएगा। कनेक्ट करोगे तब याद रखने में आसानी होगा। अब आओ वापस, तो ये कौन सा उत्तरी दक्षिणी ना जी, उत्तरी कहां से आ गया? दक्षिणी विषुवतीय जलधारा मुड़ेगी ये किधर? ब्राजील की तरफ। तो कैसी जलधारा होगी? ब्राजील गर्म जलधारा, ब्राजील की जलधारा गर्म जलधारा। और तुम देखे हो कि ब्राजील की जलधारा के पास इस जगह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। देखे हो नहीं देखे हो? अमेजोन जंगल, देखे हो ना? अमेजोन जंगल, ठीक है। काफी अधिक यहाँ पे वर्षा होता है, ठीक है। चलो ये फिर जब मुड़ेगी, यहाँ आकर इसको गर्मी लौटना था, पर बताए हुए देखो यही है, ये अंटार्कटिका की जलधारा। कौन सी जलधारा? अंटार्कटिका की जलधारा, ठीक है। अब यही जलधारा यहाँ पे तुम देख रहे हो पूरा सागर खाली है, जिसके वजह से पानी ज्यादा फैलता है, जिसके वजह से यहाँ आते आते इसका गर्मी क्या होता है? खत्म हो जाता है, और इसका पूरा माहौल किसका बनेगा? ठंडी जलधारा का। अब तुम जानते हो कि जहां पे शेप ऑफ नॉर्मल होगा वहां पे एक नया धारा का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ अगर ये फ्लैट रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ ये फ्लैट रहता तो डायरेक्ट हम लोग क्या पढ़ते? गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। अगर ये वाला पोर्शन पूरा फ्लैट रहता तो यहाँ से डायरेक्ट क्या पढ़ते हैं? गल्फ स्ट्रीम। ये है अब नॉर्मल शेप, इसीलिए ये सब निर्मित हुआ। वैसे ही यहाँ पे अगर फ्लैट होता तो डायरेक्ट हम लोग इसको मुड़ा के पढ़ लेते, लेकिन यहाँ पे एक खास क्षेत्र बन जाता है और इसका नाम है फॉकलैंड धारा। कौन सी जलधारा? फॉकलैंड जलधारा। ये जो द्वीप दिख रहा है ये है फॉकलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप है? फॉकलैंड द्वीप। तो फॉकलैंड द्वीप के चारों तरफ घूमते हुए एक धारा का निर्माण होता है, उसी का नाम क्या है? फॉकलैंड जलधारा। तो गर्म है कि ठंडी है? ठंडी है, क्योंकि नीचे वाला पानी ऊपर आ रहा है, नीचे वाला पानी ऊपर आ रहा है। फॉकलैंड जलधारा कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा। अब ये देखोगे तो दक्षिणी अटलांटिक हो जाएगा, पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। दक्षिणी अटलांटिक कैसा होगा? ठंडी। और ये जब मुड़ जाएगी अफ्रीका की तरफ तब इसको कहेंगे बेंगुएला की जलधारा। अब ये याद रखना है, बेंगुएला की जलधारा। तो अफ्रीका के पूर्वी तट या पश्चिमी तट? अफ्रीका के पश्चिमी तट, अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे बहने वाली ठंडी जलधारा कौन सी है? बेंगुएला। अफ्रीका के पश्चिम, उत्तर पश्चिम तरफ बहने वाली ठंडी जलधारा कौन सी है? केनारी। कौन सी जलधारा है? केनारी। अफ्रीका के पश्चिमी तरफ ज्यादातर हिस्सा किसमें आ जाता है? बेंगुएला में। किसमें आ जाता है? बेंगुएला में। और ये वाला हिस्सा किसमें आता है? केनारी में। तो अगर खाली दे दिया अमेरिका के पश्चिमी तटों के सहारे बहने वाली ठंडी जलधारा कौन सी होगी? बेंगुएला। लेकिन अगर दे दिया अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बहने वाली ठंडी जलधारा कौन सी होगी? केनारी। फिर से दक्षिणी भारत का रिपीट करो। सबसे पहले ये वाला, सबसे पहले ये वाला दक्षिणी विषुवतीय जलधारा मुड़ेगी ब्राजील के पास। तो ब्राजील की जलधारा, जिसका नाम उसके नाम पे, ये तो सबसे आसान हो गया, ब्राजील की जलधारा। ब्राजील की धारा नीचे जाते थे ठंडी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक धारा बहती है, उसको बोलते हैं अंटार्कटिका की जलधारा। लेकिन ब्राजील के नीचे ये मुड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पे फॉकलैंड द्वीप। तो फॉकलैंड द्वीप को घुमाते हुए एक धारा का निर्माण होता है ठंडी जलधारा का, उसका नाम है फॉकलैंड जलधारा, ठीक है। अब ये ब्राजील की जलधारा जो ठंडी हुई थी ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के ये मुड़ती है, यहाँ आके जब मुड़ेगी, अच्छा इस जगह ये क्या कहलाएगी? दक्षिणी अटलांटिक। और जब मुड़ेगी क्या कहलाएगी? बेंगुएला। क्या कहलाएगी? बेंगुएला। याद रखना यहाँ पे दो नाम, केनारी ऊपर, बेंगुएला नीचे। केनारी ऊपर, बेंगुएला नीचे। और दोनों कैसी है? ठंडी। दोनों कैसी है? ठंडी। फिर से सिर्फ ठंडी जलधारा का चर्चा करो, ऊपर से नीचे आओ। ठंडी जलधारा में सबसे पहले पूर्वी ग्रीनलैंड, उसके बाद लेब्राडोर, उसके बाद केनारी,
ये हो गया उत्तरी अटलांटिक का। दक्षिणी अटलांटिक में आएंगे तो दो जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा फॉकलैंड द्वीप के पास और वेनेजुएला की जलधारा अफ्रीका के पास। मोटा मोटी याद हुआ? याद होगा, 100% याद होगा, बस दिमाग सिर्फ खुला रहना चाहिए। फिर से सारा जलधारा एक बार हम पूछते हैं और तुम बताते जाना। अगर हम लोग विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे, सबसे पहला जलधारा उत्तरी अटलांटिक में कौन सी जलधारा? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। इसका मेन शाखा जो ऊपर जा रहा है वो है गल्फ स्ट्रीम, लेकिन खाड़ी वाले क्षेत्र में जो घुस गया दो बाटों में बढ़ गया, एक का नाम एंटलीज, एक का नाम लूप धारा। फिर आगे ये जाके किसमें मिल जाती है? फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा का निर्माण होता है, फिर आगे ये सब जाके गल्फ स्ट्रीम में मिल जाएगी और गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़कर क्या कहलाती है? उत्तरी अटलांटिक। और उत्तरी अटलांटिक फिर आगे चल के तीन भागों में बढ़ जाती है, इरमिंजर, नॉर्वे, रेनेल। इरमिंजर सागर में जो घुस जाएगी इरमिंजर, नॉर्वे सागर में जो घुस जाएगी नॉर्वे, और जो इंग्लिश चैनल तरफ आ जाएगी इसका नाम है रेनेल जलधारा। इसलिए यहाँ सबसे अधिक क्या पूछा जाता है? रेनेल जलधारा। या उल्टा पूछेगा कि इंग्लिश चैनल की तरफ प्रवेश करने वाली कौन सी अटलांटिक महासागरीय जलधारा है? कौन सी? रेनेल जलधारा। ठंडी या गर्म? गर्म है। ठंडी बस रिकॉल करना हमेशा, ये सब पैटर्न याद रख के ठंडी को 3 याद रख लेना, पूर्वी ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, कैनारी। इसके अलावे सारे क्या हैं? गर्म है। दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे, यहाँ पे ठंडी एक दो का नाम रखना है, वेनेजुएला और फॉकलैंड। पहले एक बार पूरा गायर बना लेते हैं। सबसे पहले विषुवत के पास दक्षिणी विषुवतीय, मुड़ेगा ब्राजील के पास तो ब्राजील की जलधारा, और जाके ये क्या हो जाएगी? ठंडी। पैटर्न वही है कल वाला ही, ठीक है। कि नीचे वाला जलधारा जो है उसका नाम है अटलांटिक की जलधारा, सॉरी अंटार्कटिका की जलधारा। इसके वजह से ब्राजील की जलधारा नीचे आते आते हो जाएगी ठंडी। और उस जगह लेकिन एक खास पैटर्न निर्मित होगा, एक खास धारा जिसको बोलेंगे फॉकलैंड की जलधारा। कौन सी? फॉकलैंड की जलधारा। वो मुड़कर वापस फिर आएगी और इस जगह दक्षिणी अटलांटिक का निर्माण करेगी, जो कैसी होगी? ठंडी। उसके बाद ये ऊपर मुड़ेगी अफ्रीका की तरफ, इसका नाम है वेनेजुएला की जलधारा। कैसी जलधारा? क्या याद हुआ? बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है ये, हम बार बार बोलते हैं, इतना आसान भी नहीं है, हम ये मानते हैं इस बात को, क्योंकि यहाँ पे याद रखना है, समझने के साथ साथ याद भी होनी चाहिए। इसीलिए हम बोले इसको स्टेप बाय स्टेप दिमाग में रिकॉल करते जाना है, याद करते जाना है, रिपीट करते जाना है। क्या हम मान के चले कि ये पूरा तुम लोग का क्लियर हो गया है? बढ़े आगे। अब जो दूसरा महासागर है वो है हिंद महासागर की जलधारा। कौन सी जलधारा? हिंद महासागर की जलधारा। क्या इसके अलावे भी कोई पढ़ना है? तो आंसर है नहीं। सबसे पहले यहां दिख रहा होगा कि जो उत्तरी गोलार्ध है, मतलब उत्तरी हिंद महासागर है, वो खाली नजर आ रहा है ना। इसका मतलब वहां कोई धारा निर्मित नहीं होता है क्या? होती है, पर वो ऐसा धारा नहीं है कि तुम धारा साथ छोड़ दे। वो यहाँ से शुरू होकर पूरा घूमते हुए यहाँ तक आती है, उसके बाद फिर वापस होकर यहाँ से यहाँ तक आती है। इसलिए कोई खास धारा तुमको पढ़ना नहीं है, उसको हम लोग अलग पढ़ते हैं, अलग सेंस में देखते हैं। वो मानसूनी प्रवाह की वजह से प्रभावित होता है। यानी जितने भी जलधारा पढ़ रहे हैं उसमें एक जलधारा अगर छोड़ दोगे, ये है सोमालिया की जलधारा, ये भी परमानेंट जलधारा नहीं है, कभी कभी बनती है, ठीक है। तो सोमालिया की जलधारा अगर छोड़ दे तो सारी जलधाराएं कहाँ है? दक्षिणी हिंद महासागर। तो यहाँ से एक सवाल और बनता है, ये बताओ निम्न में से हिंद महासागर का कौन सा हिस्सा सामान्य पद्धति को फॉलो करता है? उत्तरी हिंद महासागर या दक्षिणी हिंद महासागर? दक्षिणी हिंद महासागर। सभी महासागरों में देखिए हम लोग कि उत्तर में भी एक गायर बन रहा है, दक्षिण में भी एक गायर बन रहा है, और दोनों गायर समझ रहे हो ना, ये चक्र बन रहा है और पानी अपना आराम से फ्लो होता है। यहाँ पे देख रहे हैं किसी प्रकार का गायर का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा है। इसका मतलब दक्षिणी हिंद महासागर समान पद्धति को फॉलो करता है, उत्तरी हिंद महासागर समान पद्धति को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जलधाराओं का निर्माण हो रहा है, हमको पढ़ना है। तो ये वाला कौन सी जलधारा है? ये वाला दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। जैसा सब में चल रहा था वही चलना है, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ये बहुत आसान है, याद हो जाएगा। ये जब इस तरफ आती है अफ्रीका की तरफ, तो अफ्रीका में ये वाला द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। कौन सा है? मेडागास्कर। सबको याद हो गया होगा? नहीं हुआ है तभी मैप पे फिर सब पढ़ाएंगे, ये वाला पे जब मेडागास्कर खासकर बताएंगे तब याद कर लेना। हाँ, इसे हम कई बार चर्चा कर रखे हैं। ये जो दिख रहा है ये कौन है? मेडागास्कर। इसी को हम लोग मेलागासी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मेलागासी के नाम से, ठीक है। तो इससे जब टकराती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। एक मेडागास्कर का ये पूर्वी तरफ होगा, पश्चिमी तरफ होगा? पूर्वी तरफ। तो मेडागास्कर के पूर्वी तरफ जो जलधारा भाई उसको क्या बोलेंगे? पूर्वी मेडागास्कर की जलधारा। रखना पड़ेगा, क्या याद हो जाएगा। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये ऊपर से आके बट रही है, यानी गर्म होगी। कैसी होगी? गर्म होगी।
और जो पश्चिम की तरफ चलेगी ये देश है मोजाम्बिक। कौन सा देश है? मोजाम्बिक। इसलिए इसको कह देते हैं मोजाम्बिक की जलधारा। क्या कह देते हैं? मोजाम्बिक की जलधारा। तो स्थानीय नाम है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, जब देश का नाम याद हो जाएगा आसानी से कर लोगे। तो हिंद महासागर में सबसे पहले हम लोग पढ़े दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा दो भागों में बढ़ गई, एक का नाम पूर्वी मेडागास्कर, ऑब्वियस ये है मेडागास्कर, एक इधर निकल गया और एक इधर निकल गया, तो इसका नाम दे दिया पूर्वी मेडागास्कर। और दूसरा ये चिपका हुआ जो जा रहा था, ये जा रहा था यहाँ पे मोजाम्बिक देश है। कौन सा देश है? मोजाम्बिक। इसको कर दिया मोजाम्बिक का जलधारा। अगर हम लोग यही पढ़ते तो पश्चिमी सागर मेडागास्कर भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोले तो नहीं बोले, ठीक है। इसलिए याद रखोगे पूर्वी मेडागास्कर और मोजाम्बिक जलधारा। अगर पूछा जाए मेडागास्कर के पश्चिमी तरफ कौन सी जलधारा बह रही है? मोजाम्बिक। और पूरब की तरफ पूर्वी मेडागास्कर। दोनों कैसी है? गर्म या ठंडी? दोनों गर्म है। ये वापस जब यहाँ निकलती है इस जगह अगुलाहस, क्या है? अगुलाहस से वहां पे किसका निर्माण करती है? अगुलाहस जलधारा का। किसका? अगुलाहस जलधारा। तो ये तीन ही जलधारा है जो तुमको याद रखना है। बाकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला ये तो ऐसे ही याद रह जाएगा। पहले इस पर आओ। तो सबसे पहले कौन सी जलधारा? दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। ये तो याद रखने कैटेगरी से बाहर है, ये तो सबको याद रहेगा। उसके बाद ये बढ़ती है मेडागास्कर के पास दो भागों में, पूर्वी मेडागास्कर, मोजाम्बिक। पूर्वी मेडागास्कर, मोजाम्बिक। फिर ये वापस दोनों मिलके एक नया धारा बनाती है। क्या नाम बोलते हैं इसको? अगुलाहस। क्या बोलते हैं? अगुलाहस। तो क्या क्या याद रखना पड़ेगा? पूर्वी मेडागास्कर की जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, अगुलाहस जलधारा। ये तीनों जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा। बाकी कुछ भी इसमें नहीं सवाल आता है। अगर कभी आ गया कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है, तो बोलोगे ठंडी है। क्यों? क्योंकि यहां से आके मुड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया याद है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, और यह इस तरफ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की तरफ ठंडी जलधारा निर्मित होती है। कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया वाली जलधारा कैसी थी? गर्म जलधारा। क्योंकि यहाँ पर आकर इस तरह से मुड़ी थी और इस तरफ से नीचे से मुड़ रहा है। ऊपर से जो मुड़ने वाली जलधारा होगी वो सारी गर्म होगी, और नीचे से जो जाएगा वो सारी ठंडी होगी। तो याद रखोगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया किस महासागर की जलधारा है? हिंद महासागर। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया किस महासागर की जलधारा है? प्रशांत महासागर। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म जलधारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी जलधारा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ सबसे अधिक यहाँ पे क्या पाया जाता है? डेजर्ट। क्या पाया जाता है? डेजर्ट, मरुभूमि पाया जाता है, ठीक है। क्या हिंद महासागर का जलधारा याद हो गया? बाकी इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। अब हम लोगों को फिर से रिपीट करके एक बार अगर देख लेना है हमको क्या याद हुआ नहीं हुआ। इसमें तीन जलधारा है जिसका नाम एग्जाम में पूछा जाता है, वो तीनों गर्म है। बाकी एक अगर कभी पूछ लिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, बोलोगे ये ठंडी है। फिर से रिपीट करते हैं। ये जलधारा इक्वेटर के पास पहुंची है, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। ये आगे चल के किससे टकराई? मेडागास्कर से। किससे? मेडागास्कर से। एक मेडागास्कर के पूरब तरफ और एक पश्चिम की तरफ। तो एक हो गया पूर्वी मेडागास्कर की जलधारा और एक हो गया मोजाम्बिक की जलधारा। वापस दोनों निकल के किसमें मिल जाती है? अगुलाहस की जलधारा। और ये तीनों जलधारा कैसी है? गर्म है। बाकी जब ये नीचे जाएगी तो नीचे जाके ये किससे मिलेगी? अंटार्कटिका की जलधारा से। और ये पूरा पैटर्न ठंडा हो जाएगा। इसको हम लोग नाम भी नहीं देते हैं जल्दी। अगर कभी दे दे दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा तो भी बोलोगे ठीक है, नहीं तो इसका कोई नाम ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आके ये पूरा पानी का फ्लो एक ही जैसा हो जाता है और इसमें एक अलग वातावरण क्रिएट होता है जो बहुत अधिक ठंडी इस तरफ पे देखने को मिलता है। यही जाके ऊपर मुड़ जाती है। क्या बोलते हैं इसको? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। और इस तरह से हिंद महासागर का जलधारा हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो सबसे पहले है उत्तरी अटलांटिक की धारा है। उत्तरी विषुवतीय धारा गर्म या ठंडी? गर्म। कैसी है? गर्म। इसकी दो शाखा है, कौन कौन सी? बोलो। एंटलीज की जलधारा कौन कौन सी? एंटलीज की जलधारा और लूप धारा, ठीक है, लूप धारा। इसके बाद है फ्लोरिडा की धारा। कैसी है? गर्म या ठंडी? गर्म। फ्लोरिडा की जलधारा गर्म। फ्लोरिडा के पास जो जलधारा बनी वो गर्म है। गल्फ स्ट्रीम कैसी है? गर्म। गल्फ स्ट्रीम गर्म। विश्व की सबसे शक्तिशाली धारा गल्फ स्ट्रीम। विश्व की सबसे तेज धारा अगर भी पूछे तो गल्फ स्ट्रीम। इसे क्या कहते हैं? यूरोप का कंबल। क्या कहते हैं? यूरोप का कंबल, ठीक है, यूरोप का कंबल। क्या कहते हैं इसको? यूरोप का कंबल, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यूरोप को ये गर्मी प्रदान करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? यूरोप का कंबल, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक की जलधारा कैसी? गर्म या ठंडी? गर्म। उत्तरी अटलांटिक की जलधारा गर्म। नॉर्वे की धारा कैसी? गर्म, ठीक है। इरविंजर की जलधारा कैसी? गर्म। रोनेल की जलधारा कैसी? गर्म, ठीक है। और रेनेल से याद रखना कि उत्तर पूर्वी अटलांटिक की धारा है जो कि इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर होते हुए
बिस्के की खाड़ी तक जाती है। मुख्य रूप से हमको याद रखना है प्रवेश कहां से करती है, इंग्लिश चैनल से। इंग्लिश चैनल याद रखना, काम चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पूर्वी ग्रीनलैंड। कैसी चल रहा है, ठंडी। कैसी चल रहा है, ठंडी। पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी किधर से निर्मित होती है, आर्कटिक की तरफ से, और किधर मिल जाती है जाके, अटलांटिक की तरफ। इसलिए इसका जो सैलिनिटी है यानी लवणता है वो भी क्या है, कम है। लेब्राडोर की जलधारा ठंडी। ठीक है, ये गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। कहां मिलती है, नोवा स्कोटिया में। ठीक है, नोवा स्कोटिया वो क्षेत्र है जहां मिलन होता है, और ये एक्चुअल में किस बड़े क्षेत्र के पास है, न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास। अभी जो नोवा स्कोटिया है ये अभी याद रखोगे, पहले तो न्यूफाउंडलैंड से काम चल जाता था, लेकिन अब कुछ एग्जामों में नोवा स्कोटिया का भी चर्चा किया जाता है। याद रखना कहां मिलन होता है, नोवा स्कोटिया में। कहां मिलन होता है, नोवा स्कोटिया। और इसका जो ज्यादा प्रचलित क्षेत्र है वो कौन सा है, न्यूफाउंडलैंड द्वीप। कौन सा है, न्यूफाउंडलैंड द्वीप। ठीक है, याद रखना यहाँ पे मिलन होता है। दोनों के मिलने से एक खास वातावरण बनता है जो किसके लिए सबसे उपयुक्त है, प्लैंकटन। प्लैंकटन की संख्या को बढ़ा देता है, और ये मछलियों का क्या है, मुख्य भोजन है। इसी जगह, इसी कारण से इसी जगह ग्रैंड बैंक है। क्या है, ग्रैंड बैंक। और ये ग्रैंड बैंक क्या बन जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र। ये सब अलग अलग सवाल पूछेगा कि ग्रैंड बैंक किस महासागर में अवस्थित है, बोलोगे अटलांटिक महासागर में। किसके पास है, तो वो आंसर क्या होगा, न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास। किसके मिलने से वहां पे एक खास वातावरण निर्मित होता है, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और लेब्राडोर ठंडी जलधारा, दोनों के मिलने से उसका खास वातावरण पैदा होता है, जिसके वजह से वहां पे क्या बढ़ जाता है, प्लैंकटन। और इस प्लैंकटन की वजह से वहां पे संख्या अधिक किसकी हो जाती है, मछलियों की। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक क्षेत्र बन जाता है। इसके बाद केनारी की जलधारा कहां बहती है, उत्तरी अटलांटिक में। किधर, अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, मतलब उत्तर पश्चिमी अफ्रीका की तरफ। और कैसी है, ठंडी। ठीक है, ठंडी। ठीक है, और ये सिर्फ यही नहीं बोलना है, ये दिमाग में अपने आप को हमेशा बोलते रहना है कि ये ऐसा है, तुमको पता होना चाहिए। इसके बाद जब दक्षिणी अटलांटिक का बात करोगे तो दक्षिण विषुवतीय धारा कैसी है, गर्म। ठीक है, ब्राजील की जलधारा गर्म। ठीक है, दक्षिण अटलांटिक की धारा ठंडी। ठीक है, ठंडी। नीचे वाला याद रखना, चाहे किसी का भी पूछे, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत पूछे तो सब गर्म होगा, दक्षिणी प्रशांत, दक्षिणी अटलांटिक पूछे तो सब ठंडी होगी। वेनेजुएला की जलधारा ठंडी। किसके पास बहती है, पश्चिमी अफ्रीका की तरफ। किधर बहती है, पश्चिमी अफ्रीका की तरफ। फॉकलैंड की जलधारा कैसी है, ठंडी। किधर बहती है, फॉकलैंड द्वीप के पास, दक्षिण अमेरिका के पास, दक्षिण अमेरिका के निचले वाले हिस्से में। ठीक है, अब आ जाओ हिंद महासागर की जलधारा। दक्षिण विषुवतीय जलधारा कैसी होगी, गर्म। कैसी होगी, गर्म। मोजाम्बिक की जलधारा गर्म। पूर्वी मेडागास्कर की जलधारा गर्म। ठीक है, अगुलास की जलधारा गर्म। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी। क्या ये अभी खाली बोल रहे हो, सब करने में सक्षम हो, ये होना पड़ेगा। तुमको अगर सवाल किया जाए तुमको आंसर देना पड़ेगा। ये बार बार रिपीट करते रहो, और रोज एक दूसरे से पूछो भी, जब तक ये अभी जहन में रहता है। ठीक है, उसके बाद रिवीजन भी इसमें करते रहोगे तो याद रहेगा। चलो, इसके बाद है सोमालिया की धारा। कौन सी जलधारा है, सोमालिया की धारा। बताइए, खास प्रकार की जलधारा है। अच्छा, हिंद महासागर में जितने जलधारा पड़ी है सब कहाँ की है, दक्षिणी हिंद महासागर की। कहाँ की है, दक्षिणी हिंद महासागर। और सोमालिया की जलधारा कहाँ की है, उत्तरी हिंद महासागर की। ठंडी या गर्म, क्या ये एक्चुअल में ठंडी है, नहीं। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ होगा, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ अभी जो बता रहे हैं वो ध्यान में रखना है। ये एक्चुअल में ठंडी नहीं है, आसपास के वातावरण से इसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, इसलिए हम लोग ठंडी कहें। उत्तरी हिंद महासागर की धारा है, ये गर्मियों के महीनों में बहती है। ठीक है, किस महीनों में बहती है, गर्मियों के महीनों में। और दिशा पूछा जाए तो उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। किधर बहती है, उत्तर पूर्व में। ठीक है, याद रखना इसका दिशा किधर होगा, उत्तर पूर्व दिशा के तरफ बहती है। ठीक है, याद रखना, कई बार ये पूछा जाता है किस दिशा में बहती है, उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ हिंद महासागर का विशेष पैटर्न। ये हम लोग यहाँ बहुत डिटेल से इसको चर्चा नहीं करेंगे, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे मानसून। क्या पढ़ेंगे, मानसून। भारतीय जलवायु जब पढ़ेंगे तो वहीं पे एक टॉपिक होगा, क्या होगा, मानसून। ठीक है, उस मानसून में इसको फिर से वापस बढ़िया से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेंगे ताकि हमको एक पैटर्न पता चल जाए कि यहाँ पे है कैसा। तो वो हिंद महासागर में विशेष पैटर्न किधर देखने को मिलेगा, उत्तरी हिंद महासागर में या दक्षिणी हिंद महासागर में, उत्तरी में। किधर मिलेगा, उत्तरी में। ठीक है, उत्तरी में बताए कि जो जलधारा बन रही है वो बनते हुए वापस यहाँ तक आएगी और यहाँ से वापस फिर लौट जाएगी। ठंडा और गर्मी में, एक तरफ से ठंडी में यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर वापस गर्मी में यहाँ से यहाँ तक आएगी। और एक ही धारा इस तरह से दुनिया में और कहीं नजर नहीं आता है कि एक ही धारा का नेचर बदल जाए, कि आज हम इधर से चलेंगे
उधर से देखकर फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा कोई जलधारा नहीं है, एकमात्र उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा ही है जो कि सतह के सहारे मतलब तट के सहारे बहते हुए एक तरफ जाती है, वापस सीजन चेंज होने के बाद वही धारा अपना रास्ता मोड़कर आ जाती है। सभी जलधारा का एक डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? तुमसे अगर बोल दें बताओ उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा उत्तरी विश्वविद्यालय जलधारा किस तरफ बहती है, बोलोगे पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व? पूर्व से पश्चिम। ये क्या फिक्स धारा है कि नहीं है? हमेशा इसी डायरेक्शन में ब्रेक नहीं भरी है। क्या कभी ये मुड़ती है? तो आंसर है नहीं। ठीक है, मुड़ती है तो वो प्रति विश्वविद्यालय धारा कहलाती है, वो अलग चीज हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है ये ऐसे करके बहती है और यही जलधारा वापस क्या होती है, मुड़ जाती है। ठीक है, इसी के कारण अच्छा अगर पूछा जाए कि इसका वजह मेन क्या है, इसका मेन वजह है मानसून। क्या है? मानसून। और मानसून कहाँ निर्मित होता है, बोलोगे हिंद महासागर में। कहाँ निर्मित होता है? हिंद महासागर। पूरे दुनिया में हम ही लोग अजूबा है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं भगवान का जन्म भी यहीं हुआ होगा, भगवान का घर भी यहीं होगा, सबसे अधिक दुनिया में भगवान कहाँ है? हिंदुस्तान में ही। तो बोला ठीक है, जब भगवान है तो आओ हम अपनी तरफ से सिखाते हैं। तो सबसे अबनॉर्मल एक्टिविटी इसी में होता है, हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्र में। याद रखोगे, उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर में स्थलों से गिरा है, जिसके कारण से एक ही धारा सर्दी एवं गर्मी में रुख क्या करती है, पलट लेती है। तो अगर कभी पूछा जाए कि बताओ वह कौन सा क्षेत्र है जहां पे सर्दी और गर्मी में एक ही धारा अपना रुख बदल लेती है, मतलब सर्दी में जो डायरेक्शन है उसका उल्टा किसमें हो जाएगा, गर्मी में। वह कौन सा क्षेत्र है, उत्तरी हिंद महासागर। कौन सा क्षेत्र है, उत्तरी हिंद महासागर। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रमुख कारण क्या क्या है, क्या क्या है, मानसून, तटीय आकृति और उत्तर में स्थित महाद्वीप। क्या क्या मुख्य कारण है, मानसून, ऑब्वियस है मानसून हमारे यहाँ पे जो मुख्य। अच्छा मानसून क्या है, कि को ये लग रहा होगा जिस तरह से हवा को हम लोग पढ़ेंगे उसी तरह से हिंद महासागरीय क्षेत्र में एक खास हवा है जो अपने साथ वर्षा लेके आती है, हमारे यहाँ वर्षा कराती है और वापस फिर चली जाती है। इसे क्या कहते हैं, मानसून। ये आती है मानसून और फिर जाती भी है। तो एक को कहते हैं आता हुआ मानसून और एक को कहते हैं जाता हुआ मानसून। तो पहले आती है जून सब में, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में लौटने लगती है। तो आने वाले कहेंगे आती हुई मानसून और जाने वाले कहेंगे लौटती हुई मानसून। यही पैटर्न एक खास तरह का वातावरण क्रिएट करता है जो कि यहाँ अबनॉर्मल व्यवस्था देखने को मिलता है। तो याद रखोगे, अगर पूछा जाए कि उत्तरी हिंद महासागर में अबनॉर्मल बिहेवियर किसके किसके कारण है, तो सबसे पहला तो हो जाएगा जो महाद्वीप का पोजीशन है हमारा, ये पूरी तरह से ब्लॉक करके रखे हैं, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, मानसून। और हमारा जो तटीय आकृति है उसके वजह से भी तट के सारे ये नसते 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 यहाँ तक पहुंचती है और फिर यहाँ से लौट के ऐसे ऐसे करके वापस आती है। अगर इसको कहीं पे भी थोड़ा सा मतलब जगह मिल जाता निकलने का, तब ये पैटर्न नहीं होता। ये खास पैटर्न बनाए हैं कि मेरा गुलाम बन के तुम रहो जिंदगी भर। ठीक है, वो खास पैटर्न है। ठीक है, तो याद रखोगे ये 3 कारण हो जाता है। उत्तरी हिंद महासागर का ध्रुवों से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं मिलती हमको, ठंडी जलधारा नहीं मिलती है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, उत्तरी हिंद महासागर में कोई भी ठंडी जलधारा नहीं है। अगर किसी को डाउट हो सोमालिया जलधारा के बारे में तो बोले हैं ये ठंडी जो जलधारा दिखती है ये कंपेरेटिवली है, कंपेयर करके हम जब देखेंगे तो आसपास के वातावरण से ठंडा महसूस होगा, लेकिन एक्चुअल में ये ठंडा उतना नहीं है। इसलिए अगर पूछा जाए उत्तरी हिंद महासागर में क्या कोई ठंडी जलधारा है, तो बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ध्रुवों से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ जल चक्र की दिशा, जो एक्चुअल में ये फ्लो हो रहा है इसका दिशा क्या, अभी तुरंत बताए थे ना, एक बार ये जाएगी और वापस फिर आएगी, इसी को हम कहेंगे जल चक्र की दिशा। ठीक है, ये ठंडी और गर्मी में अलग अलग दिशा में बहती है। तो पहला हम लोग चर्चा करते हैं सर्दी में। कौन सा चर्चा, सर्दी। सर्दी कब से कब तक हम लोग देखेंगे, तो अक्टूबर महीना से लेकर फरवरी तक। कब से कब तक, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, अक्टूबर महीना से लेकर फरवरी तक। कब से कब तक देखेंगे, सर्दी में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जनरली हमको ये देखने को मिलेगा, यानी सर्दी का जो समय होता है उसमें देखने को मिलेगा। और इसमें जो हवाओं का दिशा होता है और जलधाराओं का दिशा होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और गर्मी के दिनों में क्लॉकवाइज। ठीक है, गर्मी के दिनों में क्लॉकवाइज। ठीक है, तो याद रखोगे सर्दी के दिनों में एंटी क्लॉकवाइज और गर्मी के दिनों में क्लॉकवाइज। अच्छा, गर्मी के दिनों में ये कब से कब तक चलता है, अब मई से लेकर सितंबर तक। कब से कब तक, मई से लेकर सितंबर तक, मई से लेकर सितंबर तक। अच्छा, दोनों का अगर कारण पूछा जाए, अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए थे, दोनों का कारण जो है वो है मानसून पवन है। कैसी पवन है, मानसून पवन। और मानसून पवन का जो कारण है वो अल्टीमेटली में व्यापारिक पवन है। क्या है, व्यापारिक पवन। पर अभी हम लोग उसको नहीं जाएंगे, अभी मानसून पवन पे ही आएंगे। तो पहला जो सर्दी वाला समय है इसमें कौन सा,
इसमें कौन सा मानसून होगा, इस मानसून का हम लोग नाम दे देते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। कौन सा, उत्तर पूर्वी मानसून, यानी लौटती हुई मानसून। कौन सी मानसून, लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। तो कारण इसका क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, अब ये बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि उत्तर पूर्वी मानसून क्या हुआ। अभी टेंशन नहीं लेना, अभी सिर्फ पढ़ लेना है। इसका चर्चा हम फिर से वापस करेंगे जब मानसून पढ़ाएंगे, वहां एकदम पूरा बढ़िया से समझाएंगे कि उत्तर पूर्वी मानसून क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है। जो आने वाली मानसून है उसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। और जो जाने वाली मानसून होती है उसको कहते हैं उत्तर पश्चिम मानसून। ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको पता है, ये मानसून वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे, अभी यहाँ नहीं समझाएंगे। अभी सिर्फ याद रखना कि सर्दी के दिनों में जो मानसून पवनें चलती है उसको कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। और जो गर्मी के दिनों में मानसून पवन चलती है उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो याद रखोगे, सर्दी के दिनों में जो उत्तरी हिंद महासागर में पानी का दिशा होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ये लौटते हुए मानसून के कारण है। किसके कारण से, लौटते हुए मानसून। अगर पूछा जाए मानसून लौटना कब शुरू कर देती है, तो सितंबर के बाद। कब लौटना शुरू कर देती है, सितंबर के बाद। इसलिए हम लोग इसका समय क्या रखे, अक्टूबर से। अक्टूबर से शुरू होगा और जनवरी तक मोटा मोटी ये चलता है। जनवरी फरवरी बहुत हो गया, जनवरी के बाद धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो जनवरी फरवरी के बाद से लेकर अप्रैल तक ये नॉर्मल रहेगा, बहुत अधिक गति वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और मार्च के बाद से फिर से शुरू हो जाएगा, जो कि हमको अप्रैल महीना में जाते जाते हल्का सा हमको नजर आता है, और मई में फिर चालू हो जाता है स्पीड थोड़ा सा। और जून में हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से गति और तेज हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि गर्मी के दिनों में इसका दिशा क्या होता है, क्लॉकवाइज, और इसका कारण क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून। हमारे यहाँ मानसून कब प्रवेश करता है, अगर ये पूछ ले तो मानसून प्रवेश करता है जून के प्रथम सप्ताह में। कब प्रवेश करता है, जून के प्रथम सप्ताह में। और ये दिशा इसका जो बदलता है वो मई के आसपास में बदल जाता है। यानी एक्चुअल मूवमेंट जो हमको नजर आएगा वो जून से सितंबर आएगा। क्या आएगा, जून से सितंबर। और इसका जो एक्चुअल समय नजर आएगा वो अक्टूबर से जनवरी तक। ठीक है, क्या समझ में आया। यानी हमारे यहाँ पे हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्र में एक ही जलधारा जो है वो एक बार ठंडी में इधर से इधर आती है और फिर गर्मी में इधर से उधर जाती है। जनरली ऐसा किसी भी महासागर में नहीं होता है। अगर पूछा जाए मुख्य वजह इसका कौन है, मानसूनी पवनें। कौन है, मानसूनी पवनें। अपने साथ मानसूनी पवनें इसको लेके जाती है और वापस भी अपने साथ मानसूनी पवनें लेके आती है। इसलिए हम लोग बोले कि हमारे यहाँ पे, अच्छा क्या पछुआ पवन लौटते हुए कभी बताए, क्या कभी व्यापारिक पवन लौटते हुए बताए, क्या कभी ध्रुवीय पवन लौटते हुए बताए, नहीं बताए। ऐसे कभी पवन पढ़ाए भी नहीं है, लेकिन जो चर्चा की उसमें लौटने का कोई चर्चा नहीं की। लेकिन मानसून जब भी चर्चा करते उसमें बता रहे हैं कि आती हुई मानसून और जाती हुई मानसून। तो मानसून में दोनों चीज हम लोग पढ़ते हैं, बाकी और किसी में नहीं पढ़ते हैं। क्या ये अबनॉर्मल बिहेवियर भी समझ में आ गया। इसीलिए अगर तुमसे कभी पूछा जाए इस दोनों का जो नाम पड़ा है, अगर मानसून के वजह से पड़ता है तो इसका नाम भी हम लोग उसी तरह से दे देते हैं। ठीक है, एक को कहेंगे विंटर वाले को विंटर मानसून साइकिल। क्या कहेंगे, विंटर मानसून साइकिल। और जो गर्मी वाला है इसको क्या कह देंगे, समर मानसून साइकिल। मानसून का जो साइकिल चलता है उसके वजह से। ठीक है, तो याद रखोगे अगर कभी तुमसे पूछा जाए तो विंटर मानसून साइकिल में कौन उत्तरदायी होता है, उत्तर पूर्वी मानसून। इसीलिए इसको कहेंगे उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा। क्या कह देते हैं, उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा। और गर्मी के दिनों में जो होता है इसके लिए समर वाला या तो नाम वो रहेगा गर्मी वाला मानसून जलधारा, या नहीं तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा। क्या यहाँ पे क्लियर हो गया, बोलो।